हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ लिए थे बेटा। आज वाले लेक्चर में जो हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये एज अ बैकबोन काम करते हैं। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का ही नहीं, हमारे पूरे चैप्टर का। ठीक है। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जो पूरी थ्योरी है और बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जांपल जो हैं वो इसी वाले लेक्चर में देखेंगे, और इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा वो पूरी तरीके से क्वांटम नंबर पर बेस्ड एमसीक्यूज जो हैं केवल उस पर रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस पर बनते हैं। सारे तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते बनने चाहिए। क्लियर है बेटा? तो क्वांटम नंबर्स स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में ये है क्या। तो आपको याद होगा हमने ये बोला था कि जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो एक्चुअल में श्रोडिंगर्स ने एक इक्वेशन लिखा था, उसके सॉल्यूशन से निकल कर आया है। ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है वो कौन से वाली इक्वेशन पर बेस्ड था बेटा? जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन था। श्रोडिंगर ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह माना था, और इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह मान करके उसके लिए एक इक्वेशन लिखा था। और जब हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में उसमें बहुत सारे नंबर्स निकल कर आते हैं। उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। ठीक है। बट एक्चुअल में एक क्वांटम नंबर हम ऐसा भी पढ़ेंगे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आता। ठीक है। बट ज्यादातर जो क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आते हैं। तो इसके जो सॉल्यूशन से जो आता है हमको सॉल्व करना सीखना नहीं है बेटा इस इक्वेशन को। बाद में हम इस इक्वेशन के बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें पढ़ेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करना नहीं सीखना है। इसके सॉल्व करने से जो नंबर निकल कर आते हैं हमें इन नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन से जो नंबर आते हैं वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को बताते हैं? हमने याद होगा पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे कि एटम के अंदर अलग अलग पोर्शंस हैं, अलग अलग लेवल्स हैं। एक था कौन सा? ऑर्बिट। एक उसके अंदर था सबशेल, उसके अंदर था ऑर्बिटल, उसके अंदर था इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से हर एक लेवल को बताने के लिए एक नंबर होता है। उन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स क्या हैं? हर एक लेवल को बताने वाले जो नंबर हैं, उसके एड्रेस को बताने वाले जो नंबर है। जैसे क्या होता है, कई जगहों पर रोड का नंबर होता है, या फिर बहुत सारी जगहों पर हाउस नंबर होता है, अपार्टमेंट नंबर होता है। तो हर किसी के सामने एक नंबर लिख देते हैं ताकि उस नंबर को देखकर किसी को पता चल जाए हम कौन से रूम की बात कर रहे हैं या कौन से हाउस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे हाउस नंबर और रूम नंबर जैसे होते हैं, कुछ वैसा ही ऑर्बिट के लिए, सबशेल के लिए, ऑर्बिटल के लिए भी कुछ नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और वो जो क्वांटम नंबर जो हैं वो एक्चुअल में निकल कर कहाँ से आए हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। लेकिन सारे नहीं, 3 क्वांटम नंबर जो हैं वो एक्चुअल में किससे निकल कर आए हैं बेटा? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो जब हम श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को जो सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्चुअल में 3 अलग अलग तरीके के क्वांटम नंबर्स निकल कर आते हैं। एक जो है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। पहला जो क्वांटम नंबर है वो एक्चुअल में क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वाला जो क्वांटम नंबर होता है, इसके बाद वाला जो लेवल होता है वो कौन सा होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद जो क्वांटम नंबर जो कहलाता है ये है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल से। इसके बाद जो तीसरा क्वांटम नंबर इसके सॉल्यूशन से निकल कर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एक्चुअल में एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है, लेकिन वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आता। ठीक है। और वाला जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, याद होगा हमने बोला था कि एटम के अंदर ऐसे 4 अलग अलग लेवल्स पढ़े थे हमने। जो ऑर्बिट जो होता है, जो सबसे बड़ा लेवल है, उसको बताने वाले क्वांटम नंबर को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके अंदर जो सबशेल होता है, सबशेल का जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर। सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। लेकिन एक और लेवल की हमें जरूरत पड़ी जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा इसे।
ठीक है, इस स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ये जो है ये एक्चुअल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आता। ठीक है, दिस इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर्स इक्वेशन या श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। क्लियर है? तो एक्चुअल में हमें जो पढ़ना है वो है कितने, 4 क्वांटम नंबर, जिसमें हर एक क्वांटम नंबर किसी एक एक लेवल के जो नंबर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, और इसमें जो 3 क्वांटम नंबर है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से आते हैं, एक किसी और चीज से लाया हुआ है। ठीक, तो एक्चुअल में क्वांटम नंबर की डेफिनेशन हम लिखते क्या है, क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी से रिलेटेड सारी चीजें स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटम नंबर्स है इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, ये कुछ ऐसे नंबर है which specify position and energy, which specify position and energy of electron in an atom। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को पूरी तरीके से बताने के लिए जिन नंबर्स को हम यूज करते हैं वो क्या है, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब 1 बाय 1 हमें एक एक क्वांटम नंबर पढ़ना है और हर एक क्वांटम नंबर क्या बताता है इसको देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वांटम नंबर से, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है एक्चुअल में क्या है, सिंपल सा चीज है, ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट के नंबर को याद होगा कि जब हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो ऑर्बिट के नंबर को किससे दिखाया था, एन से दिखाया था। तो उसी ऑर्बिट नंबर को अब हम किस नाम से जानेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम वैसे सिंपल सी चीज भी बोल सकते थे, उसे ऑर्बिट का नंबर भी बोल सकते थे, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को जब तक ऐसा नाम नहीं रख देते तब तक बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अब हम उसको क्या बोला करेंगे, जो भी ऑर्बिट नंबर है उसे बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये सिर्फ ऑर्बिट नंबर है। जैसे ये जो ऑर्बिट नंबर 1 है, हम बोलेंगे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 1। ठीक है, जो ऑर्बिट नंबर 2 है हम बोलेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। जो ऑर्बिट नंबर 3 है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलेंगे, 3। तो याद होगा हमने बोर मॉडल में पढ़ रखा था कि जो ऑर्बिट नंबर है वो 0 से लेकर 1 से लेकर कहां तक हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, या शुरुआत में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ रहे थे तो भी हमने क्या बोला था कि जो ऑर्बिट नंबर जो होंगे वो एक्चुअल में 1 2 3 4 से लेकर कहां तक जा सकते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक कितने भी हो सकते हैं, कितना भी ऑर्बिट नंबर हो सकता है। यह अलग बात है कि हम 7वें ऑर्बिट के बाहर वाले जो ऑर्बिट है उनको यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं वो 7वें वाले ऑर्बिट तक भर जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स, उन सारे एलिमेंट्स के जो भी हमारे पीरियोडिक टेबल में है। ठीक, तो हम जो ऑर्बिट नंबर है नॉर्मली 7 तक ही यूज करते हैं, लेकिन कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं एक्साइटेड स्टेट पर जाने के बाद, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर और एनर्जी दे दे तो 7वें ऑर्बिट के बाहर भी कितने भी ऑर्बिट तक वो जा सकता है, एटम के बाहर भी जा सकता है। ठीक, तो ये जो n है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये एक्चुअल में क्या बता देता है कि जो, जैसे अगर बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो ये बता देता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मेजरली इस एरिया के अंदर रहेगा, मतलब एक बड़ा सा जो पोर्शन है वो डिफाइन कर देता है। हाँ, उसकी 100% भले गारंटी नहीं होती, लेकिन ये कहता है कि उतने पोर्शन के अंदर, इस ऑर्बिट नंबर 1 के अंदर मोस्टली वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो ऑर्बिट जो नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है क्या बताता है, ये बताता है साइज ऑफ एटम को स्पेसिफाई करने के लिए ये यूज होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी एटम के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे उतना ज्यादा वो एटम बड़ा होगा। क्लियर है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। जितने ज्यादा ऑर्बिट नंबर इसके आसपास बढ़ते जाएंगे और ऑर्बिट आते जाएंगे ऐसे, ठीक है, वैसे वैसे एटम का साइज भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो एक पहली चीज जो ये है, साइज ऑफ एटम के बारे में एक आइडिया दे देता है कि एटम बहुत ज्यादा बड़ा होगा या एटम छोटा होगा। ठीक है, तो जो पहली चीज जो स्पेसिफाई करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या सिंपली ऑर्बिट नंबर, वो क्या बताता है, साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। दूसरी चीज क्या है, एनर्जी के बारे में भी बताता है। ठीक है, कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। हम चाहे तो इसको बोर्स मॉडल के फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे, हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, -13.6 Z²/n²। तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी मैग्नीट्यूड तो कम होगा लेकिन साइन नेगेटिव लगा है,
साइन निगेटिव लगने के कारण वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। कहने का मतलब -13.6 से -3.4 वाली वैल्यू को हम बड़ा मानेंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, -3.4 है। तो जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाएगा ये मैग्नीट्यूड तो आपको कम दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में माइनस साइन लगने के कारण उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी रहेगी। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा, बड़े बड़े ऑर्बिट में जाते जाएगा, वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी। क्लियर है, क्योंकि जितने पास में रहता है एनर्जी उतनी ही निगेटिव रहती है, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू बढ़ते जाएगी। क्लियर है, तो ये दो चीजों को स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करता है। ठीक, तो अब इसके बाद अगर हमें ऑर्बिट नंबर दे रखा है तो उससे हम और कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर ही तो क्या होते हैं, सबशेल होते हैं, सबशेल के अंदर ही तो क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सीखा था। तो इन केस अगर हमारे पास ऑर्बिट नंबर गिवन है तो इससे ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट n जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, और हमें पूछता है कि उस ऑर्बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ सबशेल होंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जितने ऑर्बिट का नंबर होगा n ही। पांचवें ऑर्बिट में 5 सबशेल होंगे, चौथे ऑर्बिट में 4 सबशेल होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 2 सबशेल होंगे, पहले ऑर्बिट में 1 ही सबशेल होगा। समझ में आ गया। तो जो नंबर ऑफ सबशेल है वो ऑर्बिट के नंबर के बराबर होता है। हम टोटल सबशेल की बात नहीं कर रहे हैं बेटा एटम के अंदर, केवल उस ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल होंगे ये बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 1 सबशेल, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2, थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। अगर ऑर्बिट नंबर दिया है तो एक ऑर्बिट के अंदर जो पूरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उसको निकालने का तरीका क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैक्सिमम निकालना होगा, टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे कम तो हो सकते हैं लेकिन कितनी वैल्यू से ज्यादा कभी नहीं होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2। तो एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n स्क्वायर ऑर्बिटल में कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर। समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि इन केस अगर हमारे पास दिया है ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर अगर 2 दे रखा है तो नंबर ऑफ सबशेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर मतलब 4। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर 4 है तो ऑर्बिट ये इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, 8। 2n स्क्वायर या नंबर ऑफ ऑर्बिटल में ही 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है क्वेश्चन में दे रखा है 5, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर कितने सबशेल होंगे, 5। ठीक है, वैसे इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, 5 का स्क्वायर मतलब कितने हो जाएंगे बेटा, 25। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पॉसिबल हो पाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट होंगे या नहीं उससे कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम किससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब ये कितना हो जाएगा, 50। कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है समझ में आ रहा है बेटा। इसको प्रूव करके भी देखते हैं। ऑर्बिट नंबर 2 की बात कर रहे थे हम, ऑर्बिट नंबर 2 को देखते हैं। ऑर्बिट नंबर 2 में हमने क्या बोला था, हमारे पास 2 सबशेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हुए सीखा है हमने। एक होता है 2s और एक होता है कौन सा, 2p। तो सबशेल कितने हो गए, 2 हो गए, करेक्ट आ गया, पहला वाला तो आंसर आ गया। दूसरा जो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो ये दूसरा तरीका है जिससे निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के भी। 2s को कितने बॉक्स से दिखाते हैं, एक बॉक्स से दिखाते हैं। 2p को कितने बॉक्स से दिखाते हैं बेटा, 3 बॉक्सेस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप टोटल बॉक्सेस काउंट करोगे तो टोटल बॉक्सेस पूरे सेकंड ऑर्बिट में 2s और 2p का मिलाकर कितने हो जाएंगे, 4। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जो फॉर्मूले से आ रहा था। ठीक है, यहीं पर अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है तो इसके पास 2 हो जाएंगे और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। वही तो इस फॉर्मूले से भी निकल कर आ रहा है। तो इस यहाँ पर 2s और 2p में अगर हमने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि 4 ऑर्बिटल होंगे, 2 सबशेल होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि फॉर्मूले से निकल कर आ रहे थे। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ ये। तो ये तो हमने देख लिया कि ऑर्बिट नंबर से उस ऑर्बिट के अंदर कितने सबशेल हैं या ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कैसे निकालेंगे।
ठीक है, तो यहां पर हमने पहला क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया बेटा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। ठीक है, अब दूसरे क्वांटम नंबर पर जाते हैं। पहले हम चारों क्वांटम नंबर पढ़ेंगे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे, उस पर जो मेन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से टाइप के बनते हैं। फिर एमसीक्यूज नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से पूरे डिटेल में बहुत सारे एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक, दूसरे वाले क्वांटम नंबर पर चलते हैं। दूसरा वाला जो क्वांटम नंबर है वो एक्चुअल में क्या बताता है, ये बताता है सब शेल का नंबर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये एक्चुअल में किसका नंबर है बेटा, सबशेल का नंबर है, सबशेल का नंबर है। अब ये जो सबशेल का जो नंबर है, ये जो एल की जो वैल्यू है, ठीक है, ये निकल कर कैसे आता है, ये इसके पहले वाले क्वांटम नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकल कर आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे, एल की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, 0 से लेकर कहां तक, n-1 तक। ये जो वैल्यूज होती हैं, ये इतनी वैल्यूज किसकी पॉसिबल होती हैं, सबशेल के लिए। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 3, ऑर्बिट का नंबर 3 है, तो इसके अंदर जो सबशेल होंगे उसका नंबर क्या लिखेंगे ये समझना बेटा। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 अगर है तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1, और n-1 कहां तक आ रहा है, 2 तक आ रहा है। मतलब 3-1 की वैल्यू 2 तक आती है, तो 0 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर लिख देंगे। ठीक है, और एक्चुअल में होता क्या है, जहां पर भी 0 रहेगा, एल की वैल्यू जहां पर भी 0 आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एस सबशेल। जहां पर भी एल की वैल्यू 1 आएगी उसे ही क्या बोलते हैं, पी सबशेल। ठीक है, जहां पर भी एल की वैल्यू 2 आएगी इसे बोलते हैं डी सबशेल, और जहां पर भी एल की वैल्यू 3 आएगी वहां उसे क्या बोलते हैं, एफ सबशेल। तो ध्यान रखना बेटा, ये 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो ऑर्बिट नंबर है ये तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सबशेल के नंबर है ये 0 से स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर एल इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, मतलब एस ऑर्बिट एस सबशेल पॉसिबल है। एल इक्वल टू 1 पॉसिबल है, मतलब पी सबशेल पॉसिबल है। और एल इक्वल टू 2 पॉसिबल है, मतलब डी सबशेल पॉसिबल है। लेकिन एफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल इक्वल टू 3 पॉसिबल नहीं है। इस फॉर्मूले के हिसाब से एल की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक, मतलब 0 से लेकर 2 तक। तो ये एल इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एस सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डी को। इसका मतलब ये है, यहां क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट का एस सबशेल, थर्ड ऑर्बिट का पी सबशेल, और थर्ड ऑर्बिट में डी सबशेल पॉसिबल है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय। लेकिन थर्ड ऑर्बिट में एफ सबशेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल की वैल्यू 3 पॉसिबल ही नहीं है। एन के बराबर एल की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उससे हमेशा कम रहेगी। वैसे ही देखना बेटा, अगर एन इज इक्वल टू 4 आ जाता है, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 4 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि l की वैल्यू कहां तक जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक सारी वैल्यूज होंगी। ठीक है, मतलब l की वैल्यू कहां हो जाएगी, 0, 1, 2, 3। n-1 मतलब कितना आ जाएगा, 3। तो 0 मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस सबशेल। 1 मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है पी सबशेल। 2 मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है डी सबशेल। और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, एफ सबशेल। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड और सॉरी फोर्थ ऑर्बिट का 4s, फोर्थ ऑर्बिट का p, फोर्थ ऑर्बिट का d, फोर्थ ऑर्बिट का f। समझ में आ गया। तो एक्चुअल में फोर्थ ऑर्बिट में ये 4 सबशेल पॉसिबल है। तो एक्चुअल में ऑर्बिट नंबर और सबशेल नंबर में कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए ऑर्बिट को तो नंबर से दिखाते हैं, लेकिन सबशेल को नोटेशन से दिखाते हैं, उसके नंबर से नहीं। नंबर होते जरूर हैं, इजीमुथल क्वांटम नंबर नंबर ही होते हैं, लेकिन उस नंबर से कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, किसी को ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि वो ऑर्बिट नंबर है या फिर सबशेल का नंबर है। इसीलिए ऑर्बिट के लिए नंबर से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और सबशेल के लिए ऐसे सिंबल से एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया बेटा। ठीक, तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि L की वैल्यू किसी भी ऑर्बिट के अंदर कितनी आ सकती है, और उन L की वैल्यू से कैसे हम कौन कौन से सबशेल पॉसिबल है ये निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं बेटा यहां पर। ठीक है, ये देखना, अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है मतलब ऑर्बिट नंबर 1 है, तो L की वैल्यू क्या होगी, n-1 तो 0 ही हो गया। तो केवल एक ही चीज पॉसिबल है, L इक्वल टू 0, क्योंकि n-1 इक्वल टू 0 हो गया।
1 माइनस वन इक्वल टू 0 हो गया। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में केवल कौन सा पॉसिबल है, एस सबशेल। एल की वैल्यू 0 मतलब एस सबशेल। तो सामने हम ऑर्बिट नंबर लिख देते हैं और यहाँ सबशेल का नोटेशन लिख देते हैं। तो एल की जो वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू ना लिखकर हम नोटेशंस यूज करते हैं, एस पी डी एफ, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही एन इज इक्वल टू 2 के लिए भी देखते हैं बेटा। एन इज इक्वल टू 2 के लिए एल की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0,1, क्योंकि n माइनस वन की वैल्यू 2 माइनस वन की वैल्यू 1 तक आएगी। तो 0 से 1 तक दो ही नंबर आ रहे हैं, 0 और 1। तो l इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब सेकेंड ऑर्बिट का s सबशेल, l इक्वल टू 1 आ रहा है मतलब सेकेंड ऑर्बिट का p सबशेल। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्बिट में कौन कौन से सबशेल पॉसिबल है, s और p वाले। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई, क्या चीज, कि l की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, इससे हम बता सकते हैं कि कितने सबशेल पॉसिबल है। अब यहां देखना, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l, l की जितनी अलग अलग वैल्यूज निकल कर आएंगी वो क्या बताता है, वो बताता है कितने नंबर ऑफ सबशेल पॉसिबल हैं। ये बताता है क्या चीज, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल कितने पॉसिबल होंगे ये बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए इस n इज इक्वल टू 1 में l की एक ही वैल्यू निकली थी 0। मैं कितनी वैल्यू आ रही है इसकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, कितने बार वो l की वैल्यूज अलग अलग आ रही है इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ एक ही वैल्यूज है, यहाँ दो वैल्यूज है, वहां एक ही वैल्यू आई है 0, इसका मतलब क्या होगा, एक सबशेल होगा। यहाँ दो वैल्यू आ रही है, कहने का मतलब कितने सबशेल होंगे, दो सबशेल होंगे। वैसे इस पीछे वाले एग्जाम्पल में जो था, यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ रही थी, एल की चार अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, इसका मतलब चार अलग अलग सबशेल होंगे। यहाँ पर एल की कितनी वैल्यूज आ रही थी, तीन वैल्यूज आ रही थी, इसका मतलब तीन अलग अलग सबशेल्स प्रेजेंट होंगे इस ऑर्बिट नंबर 3 के अंदर। समझ में आएगा? तो एल की जितनी वैल्यूज आएंगी उतने ही नंबर ऑफ सबशेल प्रेजेंट होंगे। और ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये नंबर ऑफ सबशेल है, इसकी वैल्यू कितनी है, एन। जितना ऑर्बिट का नंबर रहेगा उतनी अलग अलग वैल्यूज एल की आएंगी। ऑर्बिट का नंबर 1 था तो एक ही सबशेल की, एक ही एल की वैल्यू आई है। ऑर्बिट नंबर 2 था तो दो एल की वैल्यूज आई हैं। ऑर्बिट नंबर 3 था तो तीन एल की वैल्यूज आई हैं। ऑर्बिट नंबर 4 में चार अलग अलग वैल्यूज आई हैं एल के लिए। समझ में आ गया ये? ठीक है, पहली चीज हम ये बता सकते हैं एल की वैल्यू से। दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये है कि जिन ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू सेम होती है, एल की वैल्यू जहां पर सेम होती है उन ऑर्बिटल्स के शेप भी सेम होते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जब हम शेप वाला लेक्चर देखेंगे। तो हमारा एक लेक्चर पूरी तरीके से शेप पर ही बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो जब वो शेप वाला लेक्चर पढ़ेंगे तब उसमें ये देखेंगे कि ये जो एल की वैल्यू जब सेम होती है किसी ऑर्बिटल के लिए तो उनका शेप भी सेम होगा, एक तरीके के ही दिखाई देंगे वो। ठीक है, तीसरी चीज जो है, ये जो एल जो है वो क्या बताता है, ये सब एनर्जी लेवल बताता है। अब ये सब एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि मेन जो एनर्जी का लेवल है वो तो डिसाइड कर देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन कई बार उसके भी अंदर जो एनर्जी के जो लेवल्स हैं, ऑर्बिट के अंदर भी अलग अलग एनर्जी के लेवल्स हो सकते हैं, और वो अलग अलग एनर्जी के लेवल्स कौन बताता है, ये एल बताता है। तो एक हम एनर्जी वाला लेक्चर भी देखने वाले हैं बेटा, एक आपके पास एनर्जी वाला लेक्चर भी आएगा, उसमें एनर्जी से रिलेटेड इन सारी चीजों की बात करेंगे। और फिर वहां समझेंगे कि हमने एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में भी लिखा था और यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर में भी हम लिख रहे हैं। तो वहां मेन एनर्जी लेवल था, ये सब एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो सब एनर्जी लेवल बताने का काम कौन करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिलहाल के लिए आपको ये थ्योरी पता रहनी चाहिए। एनर्जी पढ़ते समय इस एल को, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि जैसे हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज करके अलग अलग सबशेल के नंबर, ऑर्बिटल के नंबर निकाले थे, वैसे अब सबशेल के नंबर को यूज करके नंबर ऑफ ऑर्बिटल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो एल की वैल्यू गिवन है, तो एल की जो भी वैल्यू रहेगी, अगर एस सबशेल होता है तो एल की वैल्यू 0 होगी, पी सबशेल होगा तो एल की वैल्यू 1, डी सबशेल के लिए 2, एफ सबशेल के लिए 3। क्लियर हो गया? तो अगर एल की वैल्यू गिवन है तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, 2l + 1।
ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेंगे उसका डबल, तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 2l+1, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल रहेगा उसका डबल। तो आपको लग रहा होगा कि सर पहले हमने अलग फॉर्मूला लिखा था, अब हमने अलग फॉर्मूला लिखा है। ऑब्वियस है, क्योंकि पहले हम एक पूरे ऑर्बिट के अंदर टोटल की बात कर रहे थे, एक ऑर्बिट के अंदर सब शेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। अब पूरे ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे, हर एक ऑर्बिट के अंदर जो एक एक सबशेल होते हैं, केवल एस, केवल पी, केवल डी, केवल एफ, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखना इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे अगर हमारे पास क्या है, एल की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 दे रखी है तो यहां देखना 2l+1 क्या हो जाएगा, 2 × 0+1, मतलब कितना आ जाएगा, 1। L=0 किसको सिग्निफाई करता है बेटा, एस सबशेल को। तो यहां क्या आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 आ रहा है, और इसलिए जो एस सबशेल होता है उस एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल दिखाते हैं हम, एक ऑर्बिटल दिखाते हैं। और एक ऑर्बिटल दिखाने के कारण ही हर जगह पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते समय हमने बोला था कि हम एस ऑर्बिटल को किससे दिखाएंगे, एक बॉक्स से दिखाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, केवल एक। और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 डबल। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही देखना, पी सबशेल की बात करते हैं। अगर हम पी सबशेल को लेते हैं तो पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है बेटा, पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू होती है कितनी, 1। अगर एल की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है। तो 2 इंटू यहां एल की वैल्यू 1 और ये +1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। समझ में आया। मतलब कितने सबशेल, इस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे, 3। और इसलिए आपको ध्यान होगा कि जहां पर भी पी सबशेल आ रहे थे, जहां पर भी पी सबशेल आ रहे थे उसमें हम कितने बॉक्सेस दिखा रहे थे, 3, क्योंकि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हो जाएंगे बेटा, हमेशा ऑर्बिटल के नंबर के डबल। तो इसमें 3 ऑर्बिटल थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो जाएंगे, 6। लेकिन ध्यान रखना, हम पी सबशेल की बात कर रहे हैं, ना तो हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं और ना ही अकेले ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। हर एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हम पूरे सिर्फ एक ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे हैं, एक पूरे सबशेल की बात कर रहे हैं। तो पूरे के पूरे पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये हमने कॉन्फ़िगरेशन के समय भी सीखा था कि पी में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसके लिए बेटा, डी सबशेल के लिए। ठीक है। तो यहां देखना, अगर हम डी सबशेल की बात करें तो डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था अभी, इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2। अगर एल की वैल्यू 2 होती है तो इसमें जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 2l+1। अगर इसको 2l+1 पढ़ा था तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये हो जाएगा +1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएंगे 5। तो 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर। और इसलिए आपको ध्यान होगा कि यहां पर जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले लेक्चर के अंदर, तो वहां पर हमने डी सबशेल को कितने बॉक्सेस से दिखाए थे, 5 बॉक्सेस के अंदर, क्योंकि डी सबशेल के अंदर फॉर्मूले के हिसाब से कितने ऑर्बिटल सारे हैं, 5 निकल कर आ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मेरे हिसाब से बता ही सकते हो, ये हमने पहले भी पढ़ रखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल के डबल होंगे, मतलब इसमें 10 हो जाएंगे। और इसलिए ध्यान होगा कि जिंक वाले या दूसरे एटम्स में हम क्या बोल रहे थे कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हाँ उससे कम हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन 10 के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। लेकिन ध्यान में रखना, हम डी सबशेल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिट की नहीं, ऑर्बिटल की नहीं, पूरे सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो है, सबसे लास्ट बात कर लेते हैं किसके लिए, एफ सबशेल के लिए। वैसे तो इसके ऊपर भी दूसरे सबशेल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो ज्यादातर जो एग्जांपल्स जितने भी हम अपने लिए एटम्स की बात पढ़ेंगे उसमें केवल क्या होंगे, 4 सबशेल तक ही होंगे। एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू हमने कितनी पढ़ी थी बेटा, 3 पढ़ी थी। अगर 3 पढ़ी थी तो यहां नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे कितने, 2 इंटू l+1, तो 3 इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी, सॉरी 2 इंटू l+1, तो 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 +1, तो ये कितना हो जाएगा, 7। मतलब इसके अंदर ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 7। और इसलिए आपको पता होगा कि एफ सबशेल का हमने क्या बोला था, अगर इन केस कभी एफ सबशेल आ जाता है तो उसको कितने बॉक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं, 7 बॉक्सेस से। इसलिए क्योंकि उसके अंदर
7 ऑर्बिटल होते हैं। यहीं पर अगर इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाएंगे वो जस्ट डबल हो जाएंगे, 7 से कितने हो जाएंगे? 14। यहां तक समझ में आया? एक हाइपोथेटिकल सबशेल के लिए भी निकाल लेते हैं बेटा। इन केस मान लेते हैं हमारे पास जी सबशेल दिया हुआ है। एक्चुअल में हम इस जी सबशेल को कभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसके इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए कभी हमें जी सबशेल की जरूरत पड़े। लेकिन जी सबशेल जहां पर भी आएगा उसकी वैल्यू क्या मानोगे? 4। मतलब हम इसको क्या मानते हैं? एफ के जस्ट बाद वाला। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। एल की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी तो इसमें बताना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? 2l+1। तो ये हो जाएगा 2 × 4 + 1, मतलब ये कितने हो जाएंगे? 9। इसमें कितने आ जाएंगे? 9 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा था यहाँ पर, एक्चुअल में ये फॉर्मूला किसके लिए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे? 9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखते हैं तो 9 को डबल कर देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये हो गया यहां तक क्या चीज हमारा दूसरा क्वांटम नंबर जिसको हम बोल रहे थे एजीमुथल क्वांटम नंबर। वैल्यूज होंगी 0 से लेकर n-1 तक, और अगर l दिया है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l+1 हो जाएगा, और दूसरी चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 2l+1 हो जाएगा। और भी चीज पड़ी कि ये सब एनर्जी लेवल को भी बताता है। इसके अलावा अगर l की वैल्यू सेम होगी तो शेप भी सेम होगा। समझ में आया बेटा? ठीक है। अब तीसरे लेवल की बात करते हैं। तीसरा लेवल कौन सा था हमारा? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के नंबर को दिखाने वाला जो नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दो नोटेशन आपको मिल सकते हैं। एक सिंपली m लिखा हुआ मिलेगा, या m के नीचे l लिखा हुआ मिलेगा। m के नीचे अगर s है तो ये नहीं लेते बेटा, इसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं बोलते। मैग्नेटिक के लिए या तो सिंपली सिर्फ m लिखा हुआ रहे, या m के नीचे क्या लिखा रहेगा? l लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरे वाले लेवल को बताता है। मतलब ये एक्चुअल में किसके नंबर है? ये एक्चुअल में ऑर्बिटल के नंबर है। क्लियर है? तो m की जितनी वैल्यूज निकल कर आती हैं हम बोलते हैं उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। हमने क्या बोला? जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे निकालेंगे अभी फॉर्मूला पढ़ेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m जो भी रहेगा यही क्या रहेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल रहेगा। एक सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल हैं इसको बताने के लिए अलग अलग वैल्यूज आती हैं। कौन सी? m। तो हमने क्या बोला था? जब l की अलग अलग वैल्यूज आएंगी तो बताएगा कि कितने सबशेल हैं। वैसे ही m की जितनी वैल्यूज आएंगी वो बताएगा कि कितने ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये बताएगा क्या चीज? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल का फॉर्मूला क्या है? 2l+1। यही तो इसके पहले देखा था हमने। तो नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उतनी ही वैल्यूज निकल कर आएंगी। किसके लिए? m के लिए। अब m की वैल्यूज क्या होती हैं इसको पढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज अलग है, वैल्यूज अलग हैं। वैल्यूज ऑफ m कहां से कहां होता है? -l से लेकर 0 और 0 से लेकर +l। कहने का मतलब -l से लेकर +l के बीच में जितने नंबर होंगे उन सब को लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम f सबशेल बोलते हैं तो f सबशेल के अंदर क्या होता है? f सबशेल के अंदर l की वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं हम? 3। तो जो m की वैल्यूज लिखेंगे, m की वैल्यूज क्या लिखेंगे? जो भी l की वैल्यूज है उसमें माइनस से प्लस तक जितने भी बीच में नंबर आएंगे, मतलब m की वैल्यूज हो जाएंगी -3 और +3 के बीच में आने वाले सारे नंबर्स। समझ में आ रहा है क्या? तो m की वैल्यूज जब लिखेंगे तो -l से, मतलब जिस सबशेल का नंबर लिख रहे हैं उसको, उसी के नंबर में माइनस और प्लस के बीच में जितने नंबर आएंगे, तो -3 और +3 के बीच में कितने नंबर आएंगे? -2, -1, 0, +1, +2। तो टोटल कितने नंबर हो गए बेटा? 7 नंबर हो गए। टोटल 7 अगर नंबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? ये जो टोटल हमारे पास हमने बोला था ऑर्बिटल 7 होते हैं, और इसलिए टोटल 7 नंबर इसके पास निकल कर आ रहे हैं। समझ में आया? जिसमें हर एक बॉक्स का ये नंबर है। मतलब एक्चुअल में क्या मान सकते हो आप इसको? ऑर्बिटल को हमने रिप्रेजेंट किया था किससे? बॉक्स से।
और ये m की जो भी वैल्यूज है ये उन्हीं बॉक्स का नंबर मान सकते हो। तो हमने बोला था -3 से लेकर +3 तक कितने नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, 7। और एक्चुअल में एफ सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, ये भी 7 ही होते हैं। तो हर एक नंबर एक क्या कर रहा है, एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अज्यूम कर लेते हैं कि -3 इस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 इस बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, -1 तीसरे बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम अज्यूम कर रहे हैं बेटा बस, ठीक है। ऐसा नहीं कि -3 पहले वाले को ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 इसको, +2 इसको, +3 इसको। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में ये इसलिए हम क्या बोल रहे थे कि क्या है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको आप कैसे समझ सकते हो कि वो ऑर्बिटल का नंबर है, ठीक है। वो एक्चुअल में उन बॉक्सेस के नंबर को बता रहा है, क्या, m की वैल्यूज। और m की वैल्यूज टोटल 7 पॉसिबल थी, मतलब 7 ऑर्बिटल निकलकर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम देखते हैं किसमें, d सब शेल में। अब ये d सब शेल के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। अगर l की वैल्यू 2 होती है तो m की वैल्यूज कौन कौन सी होगी बेटा, m की वैल्यूज कौन कौन सी हो जाएगी, m की वैल्यूज हो जाएगी -l से लेकर +l के बीच में सारे नंबर, मतलब -2 से लेकर +2 के बीच में सारे नंबर। तो बीच में कौन से नंबर आएंगे, -1। फ्रैक्शन में नंबर नहीं लेना है बेटा, ठीक है। हमको वो कंप्लीट नंबर की बात करें, -1, ये 0 और ये क्या हो जाएगा, +1। मतलब टोटल कितने नंबर निकल कर आए, 5, क्योंकि डी सबशेल के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस सबशेल के अंदर होंगे उतने ही यहां पर बॉक्सेस निकल कर आएंगे, और उतने ही m की वैल्यूज निकल कर आएंगी। क्योंकि यहां पर m की वैल्यूज कितनी निकल कर आ रही है, 5, क्योंकि ऑर्बिटल कितने हैं, 5, जिसमें से हर एक m की वैल्यूज एक एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया बेटा, ठीक है। ऐसे ही जो p सबशेल है, ठीक है, ये जो p सबशेल है इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर इसके लिए l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, -1 और +1 के बीच के सारे नंबर। तो इसके बीच में सिर्फ 0 ही रह जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कितने नंबर निकल कर आ रहे हैं, 3 नंबर निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। जितनी m की वैल्यूज निकलेंगी उतने ही बॉक्सेस होंगे। तो एक बॉक्स -1 मिल रहा है, एक बॉक्स को 0 नंबर मिल रहा है, एक बॉक्स को +1 मिल रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। समझ में आया, ठीक। इसके बाद अगर हम एस सबशेल की बात करते हैं तो एस सबशेल में क्या होता है, एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू 0 ही पॉसिबल है, कोई -0 कोई +0 नहीं होता, क्योंकि यहां एक ही ऑर्बिटल है। तो उस ऑर्बिटल को क्या मिल जाएगा, 0। समझ में आया बेटा, क्लियर हुआ ये, ठीक। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि ये m की वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब m की वैल्यू से हम क्या बता सकते हैं, इससे हम ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं। एक्चुअल में m की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m आएंगी हमारे पास, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m निकल कर आएंगे उतने ही हमारे पास क्या प्रेजेंट रहेंगे, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। समझ में आ गया, उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कहने का मतलब क्या है, डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन। कहने का मतलब p सबशेल के अंदर, यहां देखना, p सबशेल के अंदर क्या थे, 3 ऑर्बिटल थे, तो तीनों का डायरेक्शन 3 अलग अलग डायरेक्शन आएगा। 3 ऑर्बिटल का 3 अलग अलग डायरेक्शन आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएंगे उतने ही नंबर ऑफ ओरिएंटेशन भी होंगे ऑर्बिटल की, मतलब हर एक ऑर्बिटल का डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। वैसे ही अगर एफ सब शेल में कितने आ रहे थे, 7 m की वैल्यूज आ रही थी, मतलब वो बता रहा था 7 ऑर्बिटल, और सातों ऑर्बिटल का डायरेक्शन अलग होगा, मतलब ओरिएंटेशन कितने निकल कर आ जाएंगे, 7 ओरिएंटेशन निकल कर आ जाएंगे एफ सब शेल के अंदर के ऑर्बिटल्स के लिए। समझ में आ गया। तो कई बार आपको ये भी पूछता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या स्पेसिफाई करता है, तो क्या बताता है, एक्चुअल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यूज आएंगी वो ये बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, या फिर वो ये भी बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स के लिए। क्लियर हुआ बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये तो हमने तीसरा क्वांटम नंबर पढ़ लिया है। अब चलते हैं किस पर बेटा,
चौथे क्वांटम नंबर लास्ट क्वांटम नंबर पर। अगर आपको ध्यान में दिख रहा होगा तो ये जो तीनों क्वांटम नंबर थे ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थे, चौथा वाला इनसे रिलेटेड नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो शुरुआत वाले जो तीनों क्वांटम नंबर जो हैं वो कहाँ से निकल कर आए हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल कर आए हैं। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि एन की वैल्यू से एल की वैल्यूज निकल कर आती हैं, एल की वैल्यूज से एम की वैल्यूज निकल कर आती हैं। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वांटम नंबर लिखेंगे वो इनसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो तीन क्वांटम नंबर है इनका आपस में रिलेशन है। जो चौथा वाला जो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, वो इनसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो चौथे क्वांटम नंबर पर आते हैं। जो चौथा क्वांटम नंबर है इसे हम क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये देख लेते हैं कि अगर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलकर नहीं आया है तो हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में साइंटिस्ट को यह समझ में आने लगा कि ये जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉन के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग होती है। और अब हम क्या पढ़ते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है? एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों को ऐसा क्यों लगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं है? क्योंकि याद होगा हमने पढ़ा था बोर मॉडल का एक लिमिटेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? डबलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने एक लिमिटेशन पढ़ा था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती है जब पास पास में बहुत ही क्लोजली स्पेस जब डबल लाइन बनती है तो उसे क्या बोलते हैं? डबलेट। डबलेट किसको बोला था हमने? क्लोजली स्पेस्ड डबल लाइंस। क्लोजली स्पेस्ड डबल लाइन जो कि कौन सी होती है? स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, वैसे ही ट्रिपलेट क्या होता है? क्लोजली स्पेस्ड ट्रिपल लाइन या थ्री लाइंस। क्लोजली स्पेस्ड थ्री लाइंस, थ्री स्पेक्ट्रल लाइंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। इनके आने से, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन बोर मॉडल के पास नहीं था, तो जब डबलेट और ट्रिपलेट बनने लगे स्पेक्ट्रल लाइंस तो साइंटिस्ट को यह समझ में आने लगा कि वो जो एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें भी थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस है, उसके कारण ये बन रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक्चुअल में ये जो चीजें आई थी इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था? इन्होंने ये दे दिया कि मोर एनर्जी स्टेट्स आर पॉसिबल, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल और भी हो सकते हैं, एनर्जी स्टेट्स आर पॉसिबल देन प्रेडिक्टेड बाय NLM। ठीक है, ये तीन क्वांटम नंबर मिलकर जितने भी एनर्जी स्टेट बता रहे हैं उससे कुछ और भी एनर्जी के लेवल्स या स्टेट्स पॉसिबल हैं, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ने लगी। मतलब उसमें कुछ और दिखाने के लिए, कुछ ना कुछ और डिफरेंस दिखाने के लिए, एक ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि इसके लिए तो ऑर्बिट नंबर भी सेम होगा, ऑर्बिटल नंबर भी सेम होगा, सबशेल नंबर भी सेम होगा, तीनों नंबर सेम ही आ रहे हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए तीनों क्वांटम नंबर को यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, या उन एनर्जी स्टेट्स को ये तीन क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे जिनके कारण ये डबलेट या ट्रिपलेट बनते। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इन एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए फोर्थ क्वांटम नंबर की हमें जरूरत पड़ी। ऑल्दो भले ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आते, लेकिन ये चौथे क्वांटम नंबर की जरूरत थी इन डबलेट और ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करने के लिए, या ये बोल सकते हो कि एक ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए। ठीक है, और इसलिए फिर हमने कौन सा क्वांटम नंबर दे दिया? स्पिन क्वांटम नंबर दे दिया। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया है ये आपको नहीं पढ़ना है, मेनली आपको ये देखना है इसकी वैल्यूज हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम प्लस हाफ देंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या देंगे? माइनस हाफ। ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, ठीक है, कि ये प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज को बता रहा है या माइनस हाफ वाला एंटी क्लॉकवाइज को बता रहा है। जनरली हाँ, ये जरूर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अपवर्ड वाला प्लस हाफ को बता रहा है, डाउनवर्ड वाला माइनस हाफ को बता रहा है। इसको स्पिन अप, इसको स्पिन डाउन भी बोलते हैं, या उसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू एक की लिख देते हैं प्लस हाफ, और दूसरे के स्पिन की क्वांटम नंबर
स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू लिख देते हैं -12। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर +12 देंगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को -12 देखेंगे। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है जो कि ये बोले कि +12 क्लॉकवाइज को ही बता रहा है या एंटी क्लॉकवाइज को ही बता रहा है, ये कोई रूल नहीं है। हाँ, स्पिन अप को कौन बता रहा है, डाउन को कौन बता रहा है, ये फिर भी कुछ जगहों पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि अप को +12 बता रहा है, डाउन को -12 लिख देते हैं हम, ऐसा इसके नंबर लिख देते हैं दोनों में कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए। ये हाफ आने के पीछे भी रीजन है, लेकिन फिर वो सब फॉर्मूले हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उनका स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +12 होगी या तो -12 होगी, कोई तीसरा नंबर पॉसिबल नहीं है। एन की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, एल की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, एम की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज रहेंगी, या तो +12 या तो -12। हाँ, और दूसरा ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्लॉकवाइज वाले को +12 ही दिखाना है या एंटी क्लॉकवाइज वाले को -12 ही दिखाना है, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो +12 है, ये +12 जो है, ये क्लॉकवाइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, कुछ वैसे ही जो -12 है वो एंटी क्लॉकवाइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और क्लॉकवाइज को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आया? इसके लिए कोई कंफर्म रूल नहीं है। ठीक, और ये हमें दिखाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि एक्चुअल में एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हमने ये पढ़ रखा था कि अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। इन दोनों में इस डिफरेंस को दिखाने के लिए इस चौथे क्वांटम नंबर को यूज करते हैं। ठीक है, और एक्चुअल में स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी थी कौन से एनर्जी स्टेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, डबलेट और ट्रिपलेट के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहां तक हमने जो क्वांटम नंबर्स हैं उनकी सारी थ्योरी जो है कंप्लीटली पढ़ लिया है बेटा। जल्दी से रिकैप करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला जो क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो ऑर्बिट को दिखा रहा था पहले लेवल को। उसके बाद वाला जो क्वांटम नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो बता रहा था किसको, सब शेल के नंबर को, और उसकी वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर n-1 तक। उसके बाद वाला जो क्वांटम नंबर था वो ऑर्बिटल का नंबर था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक थी, -L से +L तक के बीच वाले सारे नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो रहे थे। ठीक है, और चौथा क्वांटम नंबर ऑल्दो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी को बताने के लिए हमें उस स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती ही है। तो ये चौथा क्वांटम नंबर अलग से हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, अब ये चारों क्वांटम नंबर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ एक दो तरीके के नहीं, बहुत तरीके के बनते हैं बेटा, और उसमें सारे वेराइटीज के क्वेश्चंस लेने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, और इसलिए नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरे तरीके से हम क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लेक्चर में जो हमने थ्योरीज पढ़ी है उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसको समझने के लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू बेटा, बाय।